सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान एंड आई होप आप सब सेफ हैं क्योंकि कल जो है बहुत ही इंटेंस अर्थक्वेक था अबीरा। और मुझे लगता है कि हम सारे से कहते हैं ना हिल गए। ऑब्वियसली आफ्टर टर्की पाकिस्तान वाज दैट वाज द एरिया व्हिच वाज बेसिकली अफेक्टेड बाय इट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग इज स्टेबल एंड इट इज़ फाइन, लेकिन आफ्टर शॉक्स भी आते हैं तो आप अपने आप को जहाँ पर भी हैं अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट में रखें और अल्लाह ताला का नाम लें क्योंकि रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है। बिल्कुल। और इस वक्त जो सिचुएशन है इतना कुछ मतलब बहुत कुछ चल रहा है, देयर इज लाइक दिस गवर्नमेंट सिचुएशन पॉलिटिकली एंड देन ओवरऑल लाइक इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है एंड देन अर्थक्वेक्स, नेचुरल डिजास्टर्स। सो आई जस्ट होप एवरीवन इज जस्ट कीपिंग सेन क्योंकि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट करती है इन चीज़ों से। बट ऑल्सो एडिंग ऑन टू दैट, आज है वर्ल्ड वाटर डे अबीरा। एंड व्हाट इज वर्ल्ड वाटर डे? बेसिकली ये एक अवेयरनेस फैलाने का दिन है जो 1993 से स्टार्ट लिया था और आज तक यूएन उसको रिकग्नाइज कर रहा है क्योंकि अबाउट 2.2 बिलियन पीपल हमारा जो पूरी दुनिया में अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली दे आर बेसिकली दे आर हैविंग अ लैक ऑफ एक्चुअल क्लीन वाटर। और पानी का तो इतना एक बेसिक पर्पस है ज़िंदगी का, चाहे आपको साफ पानी पीने के लिए चाहिए, आपको प्लांट्स के लिए चाहिए, आपको नहाने के लिए चाहिए, आपकी नेचर के लिए चाहिए। पानी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और हमें उसको कहते हैं ना बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स है ना जिनकी वजह से हम बहुत सारा पानी ज़ाया कर रहे होते हैं डेलिबरेटली या जिस तरह भी कह लें आप, तो अनइंटेंशनली भी हम कर रहे होते हैं। वो एक हैबिट्स बनी होती हैं, लाइक सुबह सुबह उठे हैं जी, दांत ब्रश कर रहे हैं जी, पता चला जी टैप ओपन है और वो चलता जा रहा है, आपको नहीं पता कि वो 5 लीटर ज़ाया हो रहा है, 10 लीटर ज़ाया हो रहा है। और हमारा एक बड़ा लग्जरी सिस्टम हो गया जी, शावर सिस्टम है जी, शावर लेना ज़रूरी है। बच्चे तो पसंद ही नहीं करते जी कि हमारे वॉशरूम में टब क्यों होगा। और अगर हम सोचे ना कि हम लोग इधर ही नॉर्थ की साइड पे हैं जहाँ हमें लिमिटेड पानी मिलेगा और प्रेशर भी उतना ही आएगा, फिर शायद हम उन चीज़ों में ज़्यादा लुक इनटू करेंगे। बट अगेन अब हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बीरा जो आई एम वेरी मच अगेंस्ट कि ये जो पार्किंग लॉट्स और आपकी जिस तरह नहीं होता ड्राइवेज धुल रही होती हैं और वो रोज़ धुल रही होती है और इतना पानी ज़ाया होता है उससे। बिल्कुल। और ये कहीं पर भी हिबा, पानी का ज़िया सिर्फ एक जगह पर नहीं है, पानी का ज़िया हर जगह पर है। अगर हम लॉन्ड्री को देख लें, अगर हम घर की सफाई को देख लें, हमारी माशाल्लाह से मेड्स जो हैं, स्पेशली लाहौर की जो मेड्स हैं, वो तो उन्होंने अगर एक लॉन धोना है या गैराज धोना है तो उसका मतलब है कि उन्होंने पूरा बाहर का रोड चलता रहेगा पानी का फ्लो। और पता चला जी टैंकी खाली होगी कैसे हुई है, आज ही हमने गैराज की सफाई की है। तो ये बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हम लोग अपने घर में देख डिश वॉशिंग हो रही है, डिश वॉशिंग के वक्त भी टैप खुला रहता है, उससे आपका पानी ज़ाया। आई फील बच्चों को ना बचपन से एक ये चीज़ और एक हैबिट डालनी चाहिए कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेक्स हैं, वी हैव स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और वाटरफॉल्स। बट अगेन हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतने चेंजेस आ गए हैं कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होती जा रही है। बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के साथ साथ हिबा हम जो पानी हमारे पास है उसको प्रिजर्व करने की भी हमारे पास बहुत कम ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। तो इसमें सबसे बेहतरीन यही है और ये मेरा ख्याल है ये हम सबका फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें और उसको एक नेमत समझ के इस्तेमाल करें। उसको बिल्कुल ज़ाया हर जगह पे अगर हम देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टिल बहुत प्रिविलेज्ड हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मच। देयर आर कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड लेबनान, उसमें वाटर शॉर्टेज रही है कितना अर्सा। सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज आउट देयर। आई जस्ट फील जस्ट बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन एंड होप फॉर द बेस्ट। यस। और सुबह सुबह हमने आपको बड़े लेक्चर्स दे दिए हैं, बड़ी बातें कर ली हैं, लेकिन खातीन जो हैं इस टाइम वेट कर रही होंगी कि बड़े दिन हो गए हैं हमारे बारे में कोई बात नहीं होती। अब ऑब्वियसली आगे रमज़ान है तो इफ्तार पार्टीज़ भी होंगी और सहरी पार्टी, अब तो सहरी पार्टीज़ का बड़ा ट्रेंड हो गया है और उसके साथ साथ ईद और ये सारी तैयारियां भी साथ साथ और अब हमारे सहरी आउटफिट्स भी होते हैं, इफ्तारी आउटफिट्स भी होते हैं। और उसी से रिलेटेड जो है आज हमारे के गेस्ट हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू फैशन एंड एग्जैक्टली व्हाट वुमेन वांट एंड दैट्स व्हाट वी केटर। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट गेस्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। शी इज़ सदफ जवाद एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट डीलिंग विद ब्राइडल शूट्स एंड ओवरऑल एंड शी डज इमेज कंसल्टेंसी। बेसिकली वो फैशन स्टाइलिस्ट हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सदफ। Thank you for inviting me over. When I got the phone call from your office, I was like, really?
I'm going to be on TV. I'm going to be a star. And here you are. लेकिन ये बड़ी मज़ेदार आज हमारी गुफ्तगू होने वाली है और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है नरगिस बेग जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और ऑनर हैं नैनसुक बाय नरगिस क्लोथिंग ब्रांड की और ये पिछले 4 साल से अपनी ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड को रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. I'm honored to be here. Thank you. It's a pleasure having both of you here on the show today. And हम लोग गपशप रखेंगे फैशन के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में, मेकअप, ऑल दोस ट्रेंड्स। लेकिन उससे पहले जो है हम आपको नाश्ता कराते हैं और देखते हैं आज दानियाल कहाँ मौजूद है और कौन सी जगह डिस्कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड बाय द वे दिस स्पेशल सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल, कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। जी दानियाल। Kashmir Cooking Oil and Banaspati, a family tradition since 1962. जी हिबा नबीरा, इस वक्त मैं बरकत मार्केट लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी फूड का एक हब मौजूद है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ मौजूद हैं और आज हम ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आज जो पॉइंट हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो है गुल भाई के चने और बहुत पुराना पॉइंट है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह ये आते हैं या ऑफिस के लिए लोग जब जाते हैं और बहुत से लोग अपने घरों के लिए भी यहाँ से पैक करवा के जो है वो लेके जाते हैं। हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये पॉइंट कितना पुराना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नाश्ते के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले तो इस पॉइंट को कितना अर्सा हो गया? सर जी हमें 12 से 13 साल हो गए यहाँ। 12 से 13 साल हो चुके हैं। तो मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नाश्ते के लिए मौजूद है और लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? सर जी हमारे पास चने होते हैं, मटन चने होते हैं, इसके अलावा मुर्ग चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, कोफ्ता चने होते हैं, बड़े बोंग पाए होते हैं, छोटे पाए होते हैं, दाल चावल होते हैं, बिरयानी होती है, इसके अलावा कुछ नाश्ते हलीम में होती है। दाल चावल बिरयानी? सर जी बिल्कुल, ये नाश्ते के साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है नाश्ते के हवाले से भी और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। चने भी हैं, चना कोफ्ता, चना अंडा और इसके अलावा निहारी भी है और बोंग पाई। दूसरी हलीम होती है, बोंग पाई होते हैं, दाल चावल होती है, हलवा पूड़ी होती है। अच्छा, लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं यहाँ का? सबसे ज़्यादा चने आप पसंद किए जाते हैं। चने? जी सबसे चने ज़्यादा किस तरह से तैयार होते हैं, कितनी देर लगती है तैयार करने? सर जी चनों को तैयार होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं रात को, नाइट में तैयार होते हैं, ठीक है। और सुबह फर्स्ट टाइम 5 बजे अड्डे रेडी होते हैं, यहाँ पे नाश्ता रेडी होता है। सुबह 5 बजे ये पॉइंट खुल जाता है? जी 5 बजे पॉइंट रेडी होता है, नाश्ता रेडी होता है। अच्छा मुझे बताएं कि चने 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कौन से ऐसे खास मसाले हैं जो कहा जाता है कि यहाँ गुल भाई के चने बहुत मशहूर हैं? सर जी कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ क्वालिटी की चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ें हैं जो सबको पता है। खास कुछ भी नहीं, सब क्वालिटी वाली चीज़ें और अल्लाह की मेहरबानी है दूसरी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर जी। और कितने की प्लेट है? सर जी यहाँ 180 की हम प्लेट दे रहे हैं, उसके साथ हमने कुछ लड़कों के लिए, स्टूडेंट वगैरह के लिए डीलें वगैरह लगाई हुई हैं। एक प्लेट में अंडा कोफ्ता फ्री दे देते हैं, हाँ हमें कोफ्ता फ्री देते हैं, जैसे कि हमने ये बाहर लिख के फ्लैक्स वगैरह भी लगाई हुई है। चने की जब प्लेट खत्म हो जाती है बाद में वो ग्रेवी मिलती है? जी सर जी, हम स्टूडेंटों के लिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट है सर जी, ग्रेवी भी मिल जाती है उस, और अगर कस्टमर के पास इतना बजट नहीं है तो कम बजट में नाश्ता भी हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के पास पैसे ही नहीं होते तो यहाँ पे इजीली उसको नाश्ता भी करवा दिया वाह जाता जी वाह, ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना यही इंसान का बिजनेस जो है वो चला देती हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रेवी जो है वो मिल जाती है, उसका एक अलग मज़ा है। पूरे चने आप प्लेट खा लें लेकिन जब खत्म हो जाते हैं और आप कहते हैं ना यार वो ग्रेवी थोड़ी सी ला दें, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो मेरे ख्याल से हम भी यहाँ के चने इंजॉय करते हैं और आज का ब्रेकफास्ट का हमारा ये पॉइंट था जी। थैंक यू दानियाल। मुझे तो लगता है अबीरा चने जो है ना लाहौर की पेटेंट डिश है नाश्ते के लिए। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोगों को वही पसंद आ रही थी। लेकिन अगर आपके पास भी कोई नाश्ते की रेसिपी है, आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वक्त तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बन जाएंगे हमारे शो सलाम पाकिस्तान का हिस्सा। Absolutely. And now let's just begin with our fashion side and makeup side. और मैं सदर से स्टार्ट लेना चाहूँगी and I'll just ask her like what's in trend और क्या चीज़ जो है लड़कियों की जो इंटरेस्ट की है ना वो हम हाईलाइट करें। So Sadaf, just to start off, you are a professional makeup artist and you have certain certifications from high-end institutes as well. मुझे ये बताएं कि how did you get into this makeup artist industry and was it like a switch from another field या फिर आपकी यही field थी? No, maybe you would like to know that I have a work history of high school English teacher and a Monsi directress. Wow. Yes, so I worked for a good 9 years. But then I took a break because both my parents were not well. So that was the time when I decided to give a break to my career. And I could do that because I was not the breadwinner of the family. So that was a plus point for me. I could take that decision. So I took a break and now my parents are not there with me anymore.
Yeah, in between, it's been 7 years now since I left teaching. In between, I experienced, architecture and interior design, but I did that on friends and family level. I did my husband's office and I did my own farmhouse. So now when my parents are not there and I have time for myself, and and I think I should get back to work. So this time I wanted to do something that I was always interested to do. So basically आपका passion ये है. Yeah, so passion यही है. Always wanted to get dressed up. I was a single daughter of my family, so my mother was also very happy to doll me up. So बचपन से वो तैयार होना वो चीज़ थी अंदर. So this time I decided कि अब कुछ करना है, घर से निकलना है, तो I'll do something that is I'm passionate about. बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, especially आपकी personal कहते हैं ना taste से आपको relatability हो. बिल्कुल, बहुत मेरा ख्याल है सबको ही ऐसा करना चाहिए कि जो भी आपका दिल करता है ना और जो आप चाहते हैं वो एक बार आपको जिंदगी में करना जरूर चाहिए, चाहे उसके बाद आप छोड़ दें. So that you don't have regrets. हाँ, regrets नहीं रहते. अच्छा नरगिस, when it comes to you, आपका ब्रांड जो है वो ऑनलाइन है, मतलब आप ऑनलाइन उसको रन कर रही हैं. किस आपकी क्या बेसिक क्लोथिंग है, बी इट वेस्टर्न और ईस्टर्न, और किस तरह से आप इसको रन कर रही हैं? हम दोनों कर रहे हैं, हम कस्टमाइज भी कर रहे हैं और हम ऑर्डर पे भी कर रहे हैं. प्लस रेडी टू वेयर भी अवेलेबल है और स्टिचिंग भी अवेलेबल है, जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए भी, जो कि अभी अपकमिंग बहुत ये इशू होने वाला है ड्यूरिंग द रमजान, स्पेशली इन द एंड ऑफ रमजान. चांद रात पे ये इश्यूज होते हैं कि टेलर की तरफ से अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं. कौन है वो जिसका जोड़ा आ जाता है, मुझे बता देना. तो दैट्स व्हाई हम स्टिचिंग फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो अगर कोई भी आप रेफर करना चाहें तो श्योर. अच्छा, ग्रेट. दैट्स लाइक अ 2-in-1 सर्विस. आई मीन वही एक कहते हैं ना कन्वीनियंस आ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग रमजान. आई थिंक आप अभी से कहते हो ना शुरू हो जाओ. हम लोग पहले से ही अपनी टीम मैनेज कर लेते हैं, अपनी लेबर बढ़ा लेते हैं ताकि एंड ऑफ द रमजान ये इश्यूज ना फेस करने पड़े. बिकॉज अपनी फैमिली के इतने ड्रेसेस होते हैं, मेरे पर्सनल होते हैं, फिर घर वाले सब भाभियां, मदर और सब, वो उनका होता है कि बस इन्हीं से बनवाने हैं, तो फिर वो मुझे पता होता है कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑफ माय फैमिली वो हर वक्त. अच्छा, सो नरगिस, अगर हम बात करें ट्रेंड्स की और हम बात करें कि करंटली कौन से ऐसे कलर्स हैं जो ट्रेंडिंग है, तो आप मुझे बताएं. अभी जो सीजन चेंज हो रहा था एकदम से लाइट टोन्स तो इन हुए थे, बट सडन ये जो अभी वेदर आप देख रहे हैं लास्ट फ्रॉम 1 वीक अगेन हमें वो ठंडी हवाएं और बारिश, बड़ा स्प्रिंग का एक बड़ा मजे का एक वाइब्स आ रही हैं, उसकी वजह से अगेन तो थोड़े से लगने लग गया. एग्जैक्टली. और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हमें पहनना क्या है, क्या वेयर करें हम. तो उसके लिए आजकल जो चल रहे हैं ना वो बड़े सॉफ्ट से शेड्स चल रहे हैं, लाइक पीची पिंक आई एम वेयरिंग इस टाइप का. और अभी जो कलर इन है वो सबसे ज़्यादा वाइट, आपको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ द समर ही वाइट कलर जो है वो इन हो जाता है. वाइट ट्राउजर काफ़ी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, वाइट दुपट्टे बहुत खूबसूरत चल रहे हैं विद ब्लॉक प्रिंट्स एंड हैंड पेंटिंग भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी हम ऑर्डर पे बना रहे हैं. अच्छा, अभी मिक्स एंड मैच चल रहा है क्योंकि लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनना है. आई थिंक इट्स अ लॉट लाइक इट्स अ लाइलैक, सो पिस्ताशियो ग्रीन, इसके में बड़ा ट्रेंड देख रही हूं. बहुत प्यारे. लेकिन मसला वही है कि अभी फैब्रिक का समझ नहीं आ रही है कि हम सर्दियों के कपड़े रखें या ना रखें, क्योंकि रात को दिल करता है जैसे हुडी पहनो आप, इट्स लाइक स्लाइटली चिली. एग्जैक्टली. अच्छा, लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू रमजान, अभी बिल्कुल रमजान आने वाला है, तो आपको कभी स्पेसिफिकली लोगों के ऑर्डर्स आते हैं कि हमने इफ्तार पार्टीज के लिए कोई ऐसा ड्रेस थीम करना है या सहरी पार्टीज के लिए कोई ड्रेस थीम करना है, क्योंकि थीम इज इन ट्रेंड, थीम हमेशा होते हैं आजकल. एग्जैक्टली ऐसा ही है. उसमें ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स मैं खुद भी रेफर यही करती हूँ और लोगों को सजेस्ट भी यही करती हूँ कि सॉफ्ट कलर्स की तरफ जाएं, क्योंकि इफ्तार पार्टी पे भी गेट टुगेदर होता है बट वो बहुत नेचुरल सा, कि आजकल जितनी भी यंग जनरेशन भी है वो बहुत ही सॉफ्ट से कैजुअल और वो ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं लाइक करते, तो उसमें वाइट तो मस्ट है, बेजी टोन्स भी मस्ट है, प्लस न्यूड कलर्स जो आजकल चल रहे हैं मेकअप में भी एज यू नो, और अभी ड्रेसेस में भी न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा इन है, तो ज़्यादा सॉफ्ट टोन्स की तरफ ही जाते हैं. और मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ. ठीक है. और जब हम लोग अच्छा मेकअप की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एंटायर लुक, योर एंटायर आउटफिट. तो सदफ, जब हम मेकअप की बात करें तो मेकअप में मुझे बताएं कि अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया. डू यू सी दैट? क्योंकि अब हर कोई बहुत ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा लाइक टू
much makeup and you know intense eyeshadows and too much of contour and bronzing. मुझे लगता है कि बहुत natural look की तरफ चले गए. Do you think so? लेकिन मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Yes, okay. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और मैं ब्रेक से पहले पूछ रही थी सदफ से कि क्या चीज़ है जो मेकअप में ट्रेंडिंग चल रही है. तो सदफ, डू यू थिंक कि अब हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप से नेचुरल मेकअप की तरफ शिफ्ट हो गए हैं? यस, आजकल का जो ट्रेंडिंग मेकअप है, इट इज़ मोर स्किन लाइक. यू नो द प्रेस्ड पाउडर्स एंड द लूज पाउडर्स, वो आजकल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं. एंड द ग्लो पाउडर्स, ग्लो स्प्रेज, वो ज़्यादा है. एंड द नो मेकअप लुक, एक्चुअली लगता है कि नो मेकअप लुक है, इसके जी कम मेकअप होगा. लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेकअप होता है, बिकॉज आपको नेचुरल दिखाना होता है ना, और इसमें ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है. a lot of blending is required, good products are required. और उसमें सिर्फ ये नहीं है, you have to look after your skin as well. So skin care भी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है. So ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा ही मेकअप है. इट्स जस्ट द रेड्स को अगर हम शिफ्ट कर गए हैं न्यूट्रल उसमें, न्यूड्स में, बट द मेकअप इज वेरी मच. और मुझे ऐसा लगता है इट्स मोर लाइक अ धोखा कि नो मेकअप लुक, लेकिन असल में फुल मेकअप ही होता है. नो मेकअप लुक जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट है और ज़्यादा ब्लेंडिंग है. स्किन केयर ज़्यादा इसमें हमें इन्वॉल्व रखनी पड़ती है. नॉर्मल टेक्सचर जो है, स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं. और वो स्किन पे एम्फेसिस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि मेकअप बाद में आता है, इट्स सेकेंडरी, पहले आपकी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन अभी एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे अब मेकअप की और स्किन केयर की, तो स्किन केयर मेरा ख्याल है बहुत एसेंशियल है. कहीं पर भी कभी भी हम हो, इवन ऑन ट्रिप्स, हमें तब भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी स्किन केयर अच्छी नहीं है, मेकअप का कोई फायदा नहीं होता. और टेक्सचर जो है वो तो नजर आना ही होता है. लेकिन मुझे पता है, ऐसे लगता है कि आपके ना सीजनल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्विच नहीं करते. आई थिंक आपके मॉइस्चराइजर्स हो या क्रीम्स हो, ऑयल्स होते हैं, यू नीड टू जस्ट स्विच, क्योंकि सीजन के हिसाब से ऑब्वियसली समर्स में आप वो चीजें दोबारा एक रूटीन में नहीं रख सकते. बट स्किन केयर इज सो इम्पोर्टेंट. आई हाईली एम्फसाइज ऑन दैट. बिल्कुल ऐसे ही है और ये होना बहुत ज़रूरी है. चलिए हम वापस नरगिस पर आते हैं और नरगिस से पूछते हैं, नरगिस आपका क्या कहना है कि अभी जो लड़कियां हैं दे आर मोर इनटू कंफर्टेबल ड्रेसिंग. अभी वो चीज़ नहीं रहेगी कि अभी किसी की शादी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग की तरफ आएगी. अभी लड़कियों को होता है कि हम बिल्कुल कैजुअल वेयर्स में रहें, लेकिन कट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट आ गए हैं. एग्जैक्टली, कट्स बहुत मैटर करते हैं. मेरे पास भी जो क्लाइंट विजिट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारा कट जो है वो डिफरेंट सा होना चाहिए. फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड हैं कि फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा सिलवटें ना पड़े. लाइक आई एम वेयरिंग नाउ डेज ग्रिप, प्रिंटेड ग्रिप, और ये जो प्लीट्स में फैब्रिक आजकल चल रहा है, इसमें आपको बिलीव मी आयरन की ज़रूरत ही नहीं रहती. तो लोग इतना प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो यही कहती हैं कि हमें फॉर्मल लुक भी मिल जाए, लाइक मैक्सीज में, स्कर्ट्स में,
हमें कुछ इस तरह का बना के दें जिसको हमें ज़्यादा आयरन ना करना पड़े, बस फटाफट पहना और निकल गए। कलर्स खूबसूरत होते हैं, कलर्स नहीं ख़राब होते हैं इन कपड़ों के, तो आजकल जो है ज़्यादा ये फैब्रिक चल रहा है। बट नरगिस, हाउ डू यू केटर वर्किंग वुमेन, क्योंकि उनके पास भी ऑब्वियसली टाइम नहीं होता, उनको भी ऐसे कपड़े चाहिए व्हिच आर ब्रीथेबल एंड इजी टू वेयर ऑन द गो, क्योंकि पूरा दिन आपका ऑब्वियसली लाइक बाहर होता है। तो आपकी ऐसी कौन सी कोई कलेक्शन है या ऐसे बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, एग्जैक्टली मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, वो जस्ट मुझे एक पिक्चर व्हाट्सएप करती हैं कि हमें ये ड्रेस चाहिए, और ऑलरेडी उनका साइज वगैरह मेरे पास साइजिंग होती है सुन सारी, तो मुझे पता होता है कि इनको किस ड्रेस में क्या लेंथ देनी है और क्या कलर्स देने हैं। तो फैब्रिक भी मैं परचेज करती हूँ ऑल ओवर, उनको डाई कराती हूँ, उनके जो रिक्वायरमेंट कलर्स होते हैं, मुझे जो लगता है अकॉर्डिंग टू द उनकी पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू द सीजन जो भी चल रहा है ट्रेंड में, वो मैं डाई कराती हूँ। देन रेडी टू वेयर उनको विद ऑल द मटीरियल, परचेजिंग सब कुछ रेडी टू वेयर करके उनको सेंड कर देते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी ईजी होता है और मेरे लिए भी ईजी होता है। आई नो कि किस क्लाइंट को क्या चाहिए, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करेगा। और कुछ न्यू कट्स भी जब मैं उनके साथ शेयर करती हूँ उनको बहुत पसंद आते हैं कि ये चीज़ पहले नहीं थी और अब आपने ये न्यू इसमें ऐड किया, हमारी वार्डरोब में ये चीज़ एक नई ऐड हुई है, हमें किसी ब्रांड पे नज़र नहीं आया, ये बिल्कुल न्यू है, हम देख रहे थे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, तो हम देख रहे थे ये बहुत ट्रेंड में है, तुम चाह रहे थे ये बनाना, तो बहुत अच्छा हुआ आपने बना दिया। तो ये चीज़ है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्लाइंट। नहीं, लेकिन आपका जो ब्रांड है ये बजट फ्रेंडली है या फिर ये बहुत एक्सपेंसिव? एग्जैक्टली नहीं, मैं बिल्कुल बजट फ्रेंडली प्राइसेस ऑफर करती हूँ। दैट्स वाई मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लास्ट 8 ईयर से मेरे से कनेक्टेड हैं। इवन कि मैं जब जॉब भी करी थी एज अ डिज़ाइनर एक और ब्रांड पे, मैं लास्ट 6 ईयर से करी थी जॉब ब्रीजे के साथ शनायर पे, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली आपको लर्निंग मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, तो क्लाइंट हैंडल करना और ये सब कुछ अकॉर्डिंग देयर पर्सनैलिटीज, देयर कम्प्लेक्शन, देयर हाइट, तो हर चीज़ मैटर करती है, वो मैं सजेस्ट। क्योंकि नॉर्मली अब वो वाला ट्रेंड तो रहा ही नहीं है कि हफ्ते में सिर्फ एक ही ड्रेस पहनना, अभी तो हो गया है कि एक हफ्ते में जहाँ पर एक ड्रेस पहन लिया वो दोबारा रिपीट नहीं होना है, जिसमें स्पेशली आजकल जो ट्रेंड है हमारे, जो पिक्चर एक दफा आपके प्रोफाइल पे लग गई है वो ड्रेस आप रिपीट नहीं कर सकती, कांट रिपीट इट। I'm glad I met you because I do wardrobe makeovers as well, so I can I would like to refer my clients to you. Sure, most welcome. बिल्कुल। अच्छा, और जहाँ हम फैशन ट्रेंड्स की बात करें, वहाँ हम अबीरा कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट कितना ज़्यादा क्रेजी है, हमारे फैंस कितने जुनूनी हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और इस बार का PSL कितना क्रेजी हुआ है। PSL तो इस दफ़ा रोड ब्लॉक के अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो था ना, हाँ, द होल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाज अमेजिंग, यू नो, स्पेशली लाहौर की सिटी में हमेशा लाहौरी तो है ना, इधर ऑल आउट, तो उसी से रिलेटेड जो है लाहौर कलंदर जो है इस दफ़ा PSL में शानदार कामयाबी हासिल की, और दूसरी दफ़ा इवन पिछले साल लाहौर जीता था, इवन इस साल का भी उनका जिस कहते हैं ना दे आर लाइक इन लीडिंग। उसी से रिलेटेड जो है हमारी एक ये नुमाइंदे हैं बिलाल अकील, जिनकी तरफ से एक गुफ्तगू है इसी से रिलेटेड, तो आइए चल के हम वो देखते हैं। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान, मैं हूं बिलाल अकील। लाहौर कलंदर्स PSL हिस्ट्री की वाहिद टीम है जिसने मुसलसल दूसरी मरतबा PSL का टाइटल अपने नाम किया। शाहीन शाह अफरीदी भी वाहिद कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में दूसरी बार टाइटल जो है वो जीत लिया है। और लाहौर कलंदर्स के जो नए खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पे वो उभर कर बड़े सामने आए, और इन जो 3 साल जो आखिरी रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स के लिए काफ़ी लकी साल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब, हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि लाहौर कलंदर्स दूसरी मरतबा अपना टाइटल जो है वो जीता है PSL का। आपकी कैसी फीलिंग्स थी? टाइटल का दिफा किया है, इस दफ़ा टाइटल का दिफा किया है और जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आप कैसी परफॉर्मेंस देखी इस दफ़ा आपने अपनी टीम? देखिए, मुबारकबाद के मुस्तहिक तो सबसे पहले प्लेयर्स हैं, फिर उनकी फैमिलीज़ हैं और फिर फैंस हैं। सो उनकी ये दुआओं से, प्लेयर की मेहनत से और प्लेयर्स के माँ बाप की दुआओं से और फैंस की दुआओं से हमने अपने टाइटल का सक्सेसफुली दिफा किया। सो परफॉर्मेंस मैंने क्या देखनी थी, पूरी दुनिया ने देखी। आपके ख्याल में कैसी रही परफॉर्मेंस? टेबल टॉपर ने और उसके बाद फाइनल भी जीता। सर, ये बताइए कि बड़े बड़े यंग प्लेयर्स हमारे सामने आए इस दफ़ा। ताहिर बेग, जिन्होंने जो ख़ास तौर पे एलिमिनेटर 2 था उसमें बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद एहसन भट्टी, जिनको बड़े क्रूशल मैचेस में आप लोगों ने मौका दिया। सुहेल अख्तर भी पहले आपकी टीम के कप्तान रहे। तो ये यंगस्टर्स जो सामने आ रहे हैं, शाहीन, फ़खर, हारिस, उसके बाद अब ये लाट आई ज़मान खान, कैसे डेवलप किए? बहुत से नाम आप भूल गए, सानुल्लाह को आप भूल गए, उसामा मीर को आप भूल गए हैं जो हमारे ओपोनेंट टीम में थे।
आप उस्मान कादिर को भूल गए, आप सलमान इरशाद को भूल गए। सो एक लंबी लिस्ट है। 19 प्लेयर इस वक्त PSL में लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से खेल रहे हैं। जब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और जितना भी शुक्र अदा करे इंसान कम है, कि जो हम नीयत के साथ आए थे कि पाकिस्तानी यूथ को अपॉर्चुनिटी देनी है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना है और ऑनेस्टी पे देना है, और उससे फिर झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। तो बावजूद इसके कि ऑन द फील्ड हमारी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी और लोग हमें बैशिंग करते थे कि ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, ये इनका मार्केटिंग बहुत अच्छी है लेकिन क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देते। तो आज उन सब का जवाब ये सारे प्लेयर्स हैं कि जब वो हमें ये तनकीद कर रहे थे, हम काम कर रहे थे और पाकिस्तानी नौजवान के लिए काम कर रहे थे। तो मैं आपको एक बार बताऊं, जब आप पाकिस्तान के नौजवान के लिए काम करते हैं ना, वो आपको मायूस नहीं करता। जी हमारे साथ बात कर रहे थे CEO लाहौर कलंदर्स। उनका कहना था कि लाहौर कलंदर्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, कई नया टैलेंट जो है वो मंजर आम पर आया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आकिब जावेद और समीन राना, ये 2 बंदों को जो है वो जीत का क्रेडिट जाता है, और ख़ास तौर पर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने जो है वो दूसरी मरतबा ये PSL का टाइटल जीता, और लाहौर कलंदर्स की इज़्ज़त जो है वो उसमें भी काफ़ी इजाफा हो। जी थैंक यू बिलाल अकील। और PSL ने इस बार जितनी धूम मचाई है ना हिबा, मेरी तो फेवरेट टीम थी लाहौर कलंदर, तो मैं तो बहुत खुश हूँ फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस। बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन नरगिस, आप बता रही थी कि इस आपकी एक क्लाइंट थी जो बहुत ही PSL से इन्फ्लुएंस थी, उसका आप कुछ बता रही थी, वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। शी वाज टू मच क्रेजी, और उसने मुझे कॉल की आधी रात को 1:30 बजे कि मुझे जाना है PSL, मेरा सडन प्लान बना है, मुझे आई लाइक शॉर्ट कुर्ता विद पॉकेट्स और ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। उसको भी जल्दी जल्दी में रेडी करके दिया PSL के लिए आउटफिट फॉर PSL। शी इज माय रेगुलर क्लाइंट, सो उसने मुझे आधी रात को कॉल तो कर दी, बट अच्छा है, मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग कॉल करते हैं लाइक अ फैमिली, मुझे समझते हैं। स्पेशल इवेंट्स को इतना रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेलिब्रेशन है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, फिर मैंने उसके लिए बहुत मजे का ग्रीन सा कुर्ता बनाया पॉकेट्स के साथ, और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी लाइक अ बैगी लुक, कंफर्टेबल एज कैजुअल लुक उसको चाहिए था, देन फिर मैंने उसके लिए डिजाइन किया, प्रिंट कराया, सुबह सुबह उठ के बस वो दौड़े लगी। बट क्लाइंट सेटिस्फाई करना, यू नो कि ये तो मस्ट है। आई थिंक दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी कि आप अपने क्लाइंट्स को केटर करें। और जब हम बात करते हैं इमेज कंसल्टेंसी की एंड ऑब्वियसली यू नो पर्सनल ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सदफ डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ पे फोकस अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि पर्सनल स्टाइलिस्ट होना या इमेज कंसल्टेंसी को उस तरीके से एक इम्पोर्टेंस देना? डू यू थिंक नाउ द ट्रेंड इज changing or we really need to work on it more? नहीं, अवेयरनेस तो बहुत आ गई है, पीपल डू लाइक टू कंसल्ट समवन, एंड अच्छा अब ये भी होता है कि यू नो बचपन से जो चीज़ किसी को पसंद है, दैट इज़ ऑल्सो यू नो पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। और TV पे देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया, सो दे बिलीव कि अच्छा ये मुझे यही फॉलो करना है। सो लाइक व्हेन दे कंसल्ट मी, so I don't give them a big no to what they want. You know, I can't be rude to them. But कोई एक आधी चीज़ में मेरी कोशिश होती है कि समझा ही दूँ, एक आधी चीज़ में मैं उन्हें कन्विंस कर लूँ कि ये अब आपने किस जगह जाना है, और you know your body shape has to be very much considered, and age and everything. So एक आधी चीज़ पे तो उनको कन्विंस कर ही लेती हूँ कि अच्छा बॉडी शेप ये है, अच्छा यहाँ जाना है आपने, और फिर कैसा होना चाहिए आपका ड्रेस। सो नाउ पीपल आर कमिंग गो बैक टू, हम कोई बात सुन भी लें, और कंफर्ट, आई थिंक वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट लाइक हु दे आर एज अ पर्सन, है ना? यस, और ये भी थोड़ा उनको है अभी कि दे डू नॉट वांट टू, अगर वो कंसल्ट कर लेंगे ना किसी को, बट वो अपना एक इमेज नहीं लोगों में शो करना चाहिए कि उन्होंने कंसल्ट किया किसी को। सो दे लाइक के अच्छा शो भी मतलब ऑब्वियसली अगर आपने कंसल्टेशन ली है तो व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ इट? बी प्राउड ऑफ समथिंग कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ अच्छी बात, आपको ये करना चाहिए। आई डिडंट नो दैट पीपल एक्चुअली डू कंसल्ट एंड देन दे शो कि नहीं ये मेरा अपना ही पर्सनल स्टाइल है। वाओ, अच्छा, बट अच्छा व्हेन इट कम्स टू यू सदफ, आपका एक पर्सनल स्टाइल क्या होगा? व्हाट डिफाइंस यू, योर ड्रेसिंग स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट? माय ओके,
What do you prefer, like on Eastern, Western? किस तरह से आप? Western. Western. You are comfortable in Western. Yes, I'm comfortable in Western. When I'm home, आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे because I'm so casual. Yes, I'm neat and clean. I make sure I 2-3 showers a day, but it is very casual. It is very casual. It is regular. It is comfortable. It is baggy. It is cotton. Nice. Yes, but when I know that I have to go to some occasion and I go to some client to do their makeup or I have to go to a lunch or dinner, then I have a different, design. वो ये अच्छी बात है, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, चाहे घर है बाहर है, अपनी मर्जी And I करनी do चाहिए, खुल के make जिए। sure, trends को भी मैं follow. वो But तो keeping it's a in mind must कि है। आपका comfort level भी जी, उधर है. ये नहीं मैं करती कि अच्छा जी जो मुझे अच्छा सिर्फ लगे वो, I have to keep trends in mind because आपकी फील भी ऐसी है ना? मेरी feel भी Absolutely. ऐसी है, yes, Like that. yes. अच्छा नरगिस, आप कोई शॉर्ट एंड क्विक नोट देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं, कुछ भी कहना चाहेंगी तो प्लीज जल्दी कह दें क्योंकि हमारा ये सेगमेंट एंड होने वाला है। बिफोर दिस सदर वाज टॉकिंग अबाउट कि कोई स्टबन क्लाइंट आ जाता है या कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, तो प्लीज़ हम पे जब आप आते हैं हमारे पास बीइंग अ डिज़ाइनर या आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं जैसे सदफ हैं, तो आप उन पे ज़रूर ट्रस्ट करें, जो वो कहते हैं, जो वो सजेशन देते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचा करें और उस पर अमल भी किया करें, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद पॉलिश करता है। आई थिंक थोड़ा सा मानना चाहिए आप किसी डिज़ाइनर के पास आते हैं। Very well said, and it's been lovely having these two ladies at the show today, जो कि हमारी फैशन इंडस्ट्री और स्टाइल पे इतनी ज़्यादा कहते हैं कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, and you both are following your passion, so thank you for being on the show, both of you. It is I who should be thanking you honestly for inviting me. थैंक over यू, here. बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं। और हिबा, ऑन दैट नोट हमारा ये सेगमेंट तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम मिलेंगे आपको एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के साथ विद न्यू गेस्ट। Welcome back after the break. और ब्रेक से पहले जो था हमारा सेगमेंट था अबाउट फैशन, मेकअप एंड ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट। बट कहाँ हम कैसे भूल सकते हैं दैट 23rd मार्च इज अप्रोचिंग, जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, एंड हम उसको ऑब्वियसली फुल जोशो खरोश के साथ मनाते हैं एंड एक्नॉलेज करते हैं। और जहाँ हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं वहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी हमेशा इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कनेक्ट कर रहे हैं लोग हमारे मुल्क के साथ और हमारे मुल्क की इकॉनमी में, रेमिटेंस में और हर जगह पर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों को खराज तहसीन पहुँचाना चाहेंगे आज। और हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं जो कि कनाडा और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ लिंकअप करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। And he's adding, a great value to our country and our society. बिल्कुल ऐसे ही है। तो आइए चलिए आपको मिलवाते हैं वाजिद मलिक से, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके साथ साथ ये आई एम ऑर्गेनाइजेशन टोरंटो के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट हैं हिलटॉप के और रियल एस्टेट एजेंट हैं सिटीस्केप रियल एस्केप लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तमाम आपके व्यूअर्स को मेरा मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। इट्स an honor for me to be in your program. It is a pleasure having you here, and Mr. Wajid, you have such a vast introduction, in itself. Yes. तो मुझे ये बताएं, आपके अंदर obviously एक patriotism, पाकिस्तान से वो लगाव बहुत ज़्यादा है, और आपका स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी, जिससे you are that bridge. Basically, you want everything which is related to Pakistan, and वो आप इकोनॉमी जो है हमारे मुल्क की जो है हमेशा आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। सो प्लीज़ टेल अस ब्रीफली समथिंग अबाउट स्पेशली जो आपने डैम की उसके लिए फंडिंग इकट्ठी की थी और इतना ज़्यादा फंड रेज किए थे, विच वाज ऑन अ लार्जर स्केल एंड इट्स कमेंडेबल। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी हम दियार गैर में रहते हैं तो वहाँ
हमारी जो कशिश होती है, हमारे खून में जो कशिश होती है, वो अपने पाकिस्तान के लिए होती है। और बीइंग ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उधर रहते हुए हम एक एम्बेसडर का रोल अदा करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उसको लेके आगे चलें, और हमेशा इसी को प्रमोट किया। और ट्रस्ट मी कि हमें पाकिस्तान उधर रहते हुए दियारे गैर में पाकिस्तान की ज़्यादा याद आती है, और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कतरे कतरे से दरिया बनता है, हम कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान की अच्छे के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमने अदा किया कि पाकिस्तानी जितने भी हैं नॉर्थ अमेरिका में एक कैंपेन लेके चले कि पाकिस्तान में जो पैसे हमने भेजने हैं, क्योंकि हर बंदा वहाँ रह के अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ पैसे भेजता है, तो वो हुंडी के जरिए पैसे पाकिस्तान में ना आए, एक लीगल चैनल के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान में हो, ताकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो और एसेट में इजाफा हो। तो उसमें माशाल्लाह हमारी काफ़ी कामयाबी हुई। इस सिलसिले में डैम फंड के लिए जब ये कैंपेन शुरू हुई तो बड़े पैमाने पे हमने एक डिनर किया, जहाँ से यहाँ काफ़ी ऑफिशियल लोग गए, और हमने वहाँ ऑलमोस्ट 1200 लोगों का डिनर किया, और वहाँ ऑल टुगेदर कनाडा साइड पे, टोरंटो साइड पे $1 मिलियन इकट्ठा करके, और डैम फंड में डायरेक्ट वहाँ बैंकिंग चैनल के जरिए हबीब कैनेडियन बैंक, वहाँ उसकी 4 ब्रांचें हमने अकाउंट वहाँ लगाए, और सीधा वो पैसे उस अकाउंट में आए, किसी बंदे को नहीं दिए, मतलब नॉट थ्रू एनी एक्सटर्नल चैनल बट डायरेक्ट, ताकि ऑब्वियसली हमारे रिजर्व्स बढ़े। बिल्कुल ये कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी से $1 कैश में लिया। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। वो बैंकिंग चैनल के जरिए, क्योंकि बैंक के बंदे वहाँ बैठ गए, उन्होंने उनको फंड दिए $100, $200, $400 जिसने भी देना था, और वो उसको रसीद मिली, और सीधा वो जो फंड का अकाउंट खुला हुआ था, जो डैम फंड का अकाउंट था, उसमें पैसे आए। बहुत बहुत बेहतरीन काम है ये तो। लेकिन जैसे हम 23 मार्च की बात करें, उसी तरह 14 अगस्त भी टोरंटो में, कनाडा में बहुत जोशो खरोश से मनाई जाती है। तो आप हमें ये बताएं कि आपने वहाँ पे कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, और वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए, जब भी 14 अगस्त होता है तो हमेशा हमें पाकिस्तान की वो गलियाँ ज़रूर याद आती हैं कि जहाँ हम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद और वो झंडियाँ लगी होती हैं, वो ट्रस्ट में एक इमेज होता है हमारे जहन में। लेकिन इसको डिफरेंट अंदाज में बनाने का हमने ये प्रोग्राम बनाया कि पिछले 12 साल से 14 अगस्त के दिन जो बच्चा वहाँ पैदा होता है किसी भी पाकिस्तानी फैमिली के यहाँ, उसके घर हम $1000 कैश दे के आते हैं खुद, कि ये आपके यहाँ 14 अगस्त के दिन बच्चा पैदा हुआ है, और ये $1000 आपके लिए। मतलब बच्चा पैदा होते साथ ही उसको ईदी मिल जाती है उस सेलिब्रिटी। $1000, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के दिन पैदा हुआ। ये स्पेशलिटी है, और बहुत से लोग की कोशिश होती है कि वो बच्चा 14 अगस्त जो भी उन दिनों में एक्सपेक्ट करें। किसी को गाड़ी भी गिफ्ट की है, हमने सुना है। गाड़ी इस तरह हुई थी कि एक दफ़ा 2016 की बात है कि एक ऐसे इंटरव्यू में मैंने नई गाड़ी ली, तो वो कहते हैं अपने क्लाइंट को भी दें, तो मैंने कहा दे देते हैं, लेकिन वो किस तरह दें। तो फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि एक एप्रिसिएशन डिनर रखा, जिसमें एक करोला हमने ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी दी, और जिसमें 4 लोगों को उम्रे पे भेजा, 4 लोगों को मैक्सिको के ट्रिप पे भेजा, फैमिली के साथ। पहले उम्रे में भेजा, फिर मैक्सिको भेजा। जिसने मैक्सिको जाना है वो मैक्सिको जाए, जिसने प्रायोरिटीज है ना, ये भी ठीक है, जिसकी जो मर्जी। कुछ इबादत के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो दैट्स दैट। और ऑलमोस्ट 10 लोगों को हमने एप्पल के आईपैड दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पॉलिसीज यहाँ कब आ रही हैं? हमें भी ये पॉलिसीज चाहिए, इधर इंसेंटिव्स चाहिए। ये तो कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आपको IM यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, जैसे आपने टोरंटो में बनाई हुई है, राइट? जी बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सक्सेसफुल, और अपने झंडे को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। सबसे पहले पाकिस्तान, कोई भी और हो। बहुत सी वहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे मैं 32 साल से वहाँ रह रहा हूँ, 32 ईयर हो गए, और बहुत से लोग कहते हैं आप लिबरल में हो, आप PC में हो। मैंने कहा मेरी कोई पार्टी नहीं है, जहाँ कोई पाकिस्तानी खड़ा है वहाँ मेरी पार्टी। बिल्कुल, यही तो बात है कि अपने एक लगाव है अपने मुल्क से। बिल्कुल, और डिस्कवर पाकिस्तान का भी जो बेसिक स्लोगन है वो यही है, सबसे प्यारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे हम उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारी उनके लिए है जो पाकिस्तान के लिए काम करें, और स्पेशली वो लोग जो हमारे मुल्क से तो बाहर जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं। आप हमें ये बताएं मिस्टर वाजिद,
क्या पाकिस्तानियों की वहाँ पे फीलिंग्स होती हैं? बिकॉज बैक इन द टाइम लोग पाकिस्तान में पैसे भेजना छोड़ रहे थे कि पता नहीं हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, बी इट चैरिटी, बी इट एनी फंडिंग, ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसकी क्या वजह थी कि वो नहीं भेज रहे थे? लेकिन जब ये पिछली हुकूमत की बात की जाए तब बहुत ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आए हैं, उसकी क्या वजह है कि ये कॉन्फिडेंस कैसे लोगों में ये बिल्ड हुआ? कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया कि जब एक रिपोर्ट आई कि 2025 में पाकिस्तान में जो पानी के ज़खायर हैं वो बहुत कम आ जाएंगे और यहाँ लोगों के बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी नहीं होगा और लोग बूंद बूंद को तरसेंगे, तो उसको एक हवा दी गई और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ट्रस्ट मी, लोग खुद आगे आके कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा पाकिस्तान है। और वहाँ रहते हुए लोगों को ज़्यादा एहसास होता है पाकिस्तान का। जाहिर है पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान को हम माँ की तरह लेते हैं और माँ का नेमल बदल दुनिया में नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक तरफ, माँ एक तरफ, तो माँ का नेमल बदल, तो उस लिहाज से एक जज्बा होता है हर इंसान में और वहाँ जज्बात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, और उसमें जितना भी हम अप्रिशिएट करें वो होता है। जैसे मैंने बहुत से और भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जैसे मैंने सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया सलमान खान कैटरीना कैफ मीनाक्षी का, बड़ा इवेंट था, लेकिन उसको हमने एक ऐसे अंदाज में, क्योंकि वो टोटली इंडियन इवेंट था, तो उसको पाकिस्तान का टच देने, पाकिस्तान का टच देने के लिए हमने बताए बगैर, लोगों को नहीं बताया था। 12,000 पीपल थे वहाँ, बड़ा कॉन्सर्ट था। That is huge scale। और आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है। हमारे यहाँ चारों मौसम है, हमारे यहाँ फसल देखे, चावल देख ले, फल देख ले, सब्जी देख ले, हमारे पास सारी रिसोर्सेज। जी। तो यही मैं बता रहा था कि उस इवेंट में, क्योंकि टोटली इंडियन कॉन्सर्ट था, पाकिस्तानी 4 मैंने आतिफ असलम के शो करवाए हैं, ये नेहा कक्कड़ के करवाए हैं, A.R. रहमान के शो करवाए, लेकिन वो बड़ा कॉन्सर्ट था तो उसमें मैंने शाहिद अफरीदी को एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया, सिर्फ पाकिस्तानी टच देने के लिए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम पाकिस्तान को सबसे आगे रखते हैं। बिल्कुल, इवन इंडियन के साथ काम भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को फ्रंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दुनिया में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, बीट एनीवन, किसी भी फॉरेनर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी अगर ग्राउंड नहीं भूलते हैं तो आप सबसे बेहतरीन। लेकिन वही बात आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मिस्टर वाजिद, आपका इसके बारे में क्या इनपुट होगा? देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर they are just in that identity crisis। उन लोगों को ये नहीं पता, एक तरह से पाकिस्तानी भी हैं, फिर हम बाहर के मुल्क में भी रह रहे होते हैं, हम जब यहाँ आते हैं हमारे मुल्क की कहते हैं ना कि वो एक कदर उस तरीके से करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं इसमें कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा आगे रखा है। और जो भी है पाकिस्तान, जैसे भी हमारे बाज़ का हमारे साथ बुरा सलूक भी होता है, एयरपोर्ट पे भी बुरा सलूक होता है, लेकिन वो तो दुनिया के किसी कोने में भी हो सकता है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे हमने हमेशा पाकिस्तान को रखा है और रखते रहेंगे, रहती दुनिया तक। ये हमारा, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी धरती माँ के लिए जो कर सकें वो करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ आप रियल एस्टेट में भी हैं, जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। रियल एस्टेट में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अगर किसी ने भी कोई वेल्थ जनरेट करनी है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, पैसा बनाना है तो वो रियल एस्टेट में है। ओके, वेल्थी लोग जितने भी हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड देखी जाए तो उसके कहीं ना कहीं रियल एस्टेट है। तो इसी तरह पाकिस्तान और स्पेशली कनाडा में लास्ट 2 ईयर में रियल एस्टेट बहुत बूम की है। ट्रस्ट मी, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सक्सेसफुल। और वहाँ जितने भी हम अपने पाकिस्तानियों को मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं करते हैं। और अभी भी कनाडा गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन बढ़ा दी है। पहले 3.5 लाख का कोटा था, 5 लाख का किया है। और लास्ट ईयर 2022 में 955,000 न्यू इमिग्रेंट्स वहाँ गए हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रहना है और उनको कहीं ना कहीं घर चाहिए, और घर दिलवाने में, बिल्ड करने में हम उनकी जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। जी, प्रॉपर्टी इज दैट ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही है। और आपके साथ जो है गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, पर अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एंड ऑब्वियसली द रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान। सो मिस्टर वाजिद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या ऐसी अट्रैक्शन है कि इतने सारे पाकिस्तानी जो है हमेशा इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा मूव करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द बेसिक एम एंड गोल बिहाइंड इट? बेसिक एम इज़ दिस वन एक्चुअली। अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ थोड़ा सा कैनेडियन गवर्नमेंट के, तो 96 से पहले जितने भी यहाँ से जाते थे वो लोग इलीगल तरीके से जाते थे एज ए रेफ्यूजी। लेकिन 96 में वहाँ गवर्नमेंट उन्हें रहाइश भी देती थी, सब कुछ देती थी, खाने पीने का खर्चा भी देती थी। लेकिन 96 के बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि वहाँ के हम जो अनपढ़ लोग ले रहे हैं वहाँ की क्रीम को यहाँ लाया जाए। और उन्होंने एक सिस्टम निकाला कि इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम के ज़रिए वो अब यहाँ से लोग लेते हैं और पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना की क्रीम जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशन बेस पे उन्होंने वहाँ बंदे बुलाए हैं। और यहाँ से लोगों का जाने का ज़्यादा मोटो ये होता है कि अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की आला तालीम और तरबियत। और बीइंग ए पेरेंट्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तालीम औलाद के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है, और तालीम के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए लोग यहाँ से मूव करते हैं। और यही अट्रैक्शन है। और फिर सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि वहाँ का मेडिकल फ्री है। जब लोग बुढ़ापे में जाते हैं तो मेडिकल की ज़रूरत होती है, मेडिकल फ्री है। इंश्योरेंस हो तो आपको फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। इंश्योरेंस ना भी हो तो मेडिकल फ्री है, बिल्कुल। अच्छा, इंश्योरेंस भी फ्री है, दैट्स अमेजिंग, टोटली फ्री। और इसके अलावा जो एजुकेशन है बच्चों की वो फ्री है। यहाँ के स्कूलों की बड़ी फीसें नहीं देनी पड़ती, ये जैसे होता है इवन हाई स्कूल लेवल पे जाते तक भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी, यूनिवर्सिटी लेवल तक फीसें हैं, लेकिन हाई स्कूल तक एजुकेशन फ्री है। लेकिन एक और चीज़ है कि एक एजुकेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसे कहते हैं RESP, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान। वो गवर्नमेंट का प्लान है जिसके लिए हाई एजुकेशन के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं, और गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन करती है 40%। और ये दुनिया में वाहद अकाउंट है और वाहद गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट, जो कि कंट्रीब्यूशन करती है बच्चों की एजुकेशन के लिए, और दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं करती। दैट्स द मेन अट्रैक्शन कि बच्चे अपनी वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वहाँ कनाडा जाते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे होंगे जो आपसे भी कांटेक्ट करते होंगे कि वो कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट देयर? बिल्कुल सेफ था और है, क्योंकि वहाँ रेगुलेट बॉडी है, RICO, रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो। उसके थ्रू ये सारे रेगुलेटेड बॉडी है, कहीं वहाँ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है। यहाँ जैसे आपने घर खरीदा, किसी को 2 करोड़ कैश दे दिया, वहाँ नहीं होता। एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ से लोग करते थे फॉरेन इन्वेस्टर। पहले उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर पे 15% टैक्स लगाया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा गवर्नमेंट को 15% टैक्स देगा। ठीक है। फिर 20% किया, और अब 6 माह पहले उन्होंने बिल्कुल फॉरेन, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से, दुबई से, इवन कुवैत से, सऊदी अरब से, कतर से लोग वहाँ इन्वेस्ट करते थे। पाकिस्तानी, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से पाकिस्तानी वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। लेकिन उसको फिर उन्होंने देखा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत हाई चलेगी। और टू हाई, जो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को फ़िलहाल वक्ती तौर पे ऑलमोस्ट 6 माह हो गए बैन कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर अब वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके, मतलब अभी नहीं कर सकते, बट वी कैन होप कि इन फ्यूचर दोबारा से ये पॉलिसीज। फिलहाल तो उन्होंने 2 साल के लिए किया, अब 6 माह हो गए हैं, 1.5 साल के बाद शायद ओपन कर दें। बट ऑब्वियसली पॉलिसीज तो चेंज होती रहती हैं, इट्स ऑलवेज ऑनगोइंग। लेकिन वो इसलिए बैन किया गया कि जो रियल एस्टेट बहुत हाई चलेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आम बंदे की इस्तात में नहीं रहा था कि वो घर बाय कर सके। तो अब पाकिस्तान में भी आई एम श्योर वो भी अब बूमिंग है, इवन हियर इट्स लाइक स्काई रॉकेटेड। जी बिल्कुल जी। हर जगह कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई, हर चीज़, ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई। लैंड तो उतनी है ना जो अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन, लैंड का वही है जो एक बना दिया वही है, लेकिन दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उस लिहाज से डिमांड एंड सप्लाई है, उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मिस्टर वाजिद, आप कोई शॉर्ट एंड क्विक नोट देना चाहेंगे हमारे कैनेडियन पाकिस्तानियों के लिए भी और हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारी माँ है और माँ का नेमल बदल कोई नहीं है। पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को हमेशा आगे लेके चलें, और जो भी पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं ज़रूर करें, अपनी इस्तात में रहते हुए पाकिस्तान को हमेशा आगे रखें।
बिल्कुल, वेरी राइटली सेड, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, दिस इज़ आवर होम कंट्री, दिस इज़ वेयर वी बिलोंग टू। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, कहीं भी फॉरेन भी रह रहे हो, बट देन अगेन डोंट फॉरगेट योर रूट्स एंड वैल्यूज़ जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर वाजिद फॉर बीइंग ऑन द शो एंड टेकिंग आउट टाइम, इट्स बीन अ प्लेजर, और आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू आवर कंट्री एंड टू आवर सोसाइटी। बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से सलाम पेश करते हैं मिस्टर वाजिद मलिक को, जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की इतनी अच्छी पॉजिटिव इमेज को प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट लाइक डिस्कवर पाकिस्तान। और इसी के साथ हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। यस, एंड वी विल बी जॉइनिंग यू विद न्यू गेस्ट्स, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे एक कैनेडियन से जो कि पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी इंटरनेशनल इमेज के लिए, सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे रमज़ान की आमद के बारे में, और रमज़ान की आमद के साथ साथ जो रमज़ान की बरकतें हैं, रहमतें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा जो कि सीरत स्कॉलर हैं, आप इनको पहले से जानते होंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है आपसे सबसे पहले मिलकर। हम रमज़ान की कोई भी बात करने से पहले आपको यहाँ पर याद बिल्कुल, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? रमज़ान आने वाला है, हमें इसकी रहमत, फजीलत और इस सब के बारे में बताएं कि रमज़ान कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने रमज़ान का वो जो माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है उसकी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है, और एक दफ़ा फिर आपने पहल की है रमज़ान की आमद को गोया दो हाथ आगे बढ़कर इस्तकबाल करते हुए। तो यकीनन ये गुफ्तगू अल्लाह करे कि हमारे सामीन और नाजरीन के लिए खैर का वसीला और ज़रिया बने, और उनको खैर के करीब करने, खैर को समझने और खैर को अपनाने का वसीला बने। रमज़ानुल मुबारक, अगर इसे मैं इसका बहुत सादा और जामे तारुफ़ करवाऊँ तो रमज़ान से मुराद मेरे नज़दीक नेकियों का एक ऐसा मौसम बहार है जो एक गोया माहौल हमें फ़राहम करता है, जिसमें किसी शख्स के लिए जो किसी दर्जे पे भी नेकी को इख्तियार करने और गुनाह से छुटकारा पाने की ख्वाहिश रखता है, उसके लिए एक माहौल इंतहाई साजगार है और गोया मुआविन और मददगार हुआ करता है। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने का इस दर्जे पर इंतज़ार रहता कि सारा साल इसका तज़किरा हुजूर के गुफ्तगू का हिस्सा रहता, हुजूर इसे याद फरमाते रहते, इसकी फ़जीलत और अज़मत पर गाहे गाहे अपने असहाब को मुतवज्जो करते रहते। लेकिन यानी जैसे ही रजब का महीना आता, गोया 2 महीने पहले, अभी रमज़ान की आमद में लगभग 60 दिन होते, रजब का चाँद नज़र आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब को अपनी तरफ मुतवज्जो करते और कहते कि एक ऐसा महीना तुम्हारे करीब आ रहा है जिसमें अल्लाह आम जो नेकी है उसका अजर जो है, नवाफिल का अजर फ़राइज़ के बराबर कर देता है, और फ़र्ज़ का अजर जो है वो अपनी शान के लायक 70 गुना कर देता है। यानी गोया ये एक ऐसा अल्लाह की तरफ से नेकियों का पैकेज है कि कोई चाहे तो अपने आप को अभी से इसके लिए तैयार करना शुरू कर दे। और फिर हमें सीरत निगारों ने ये इत्तला दी, ख़बर दी, मुहद्दिसीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये बात पहुँचाई कि हुजूर रजब से ही रमज़ान के लिए अपने मामूलात को इस अंदाज़ में तरतीब देते, गोया रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर देते। हुजूर अपने मामलात को, मामूलात को इस अंदाज़ में, इस डहब पर, इस तर्ज और नहज पर जो है वो उस्तवार करना शुरू कर देते, गोया अपने लिए भी एक तैयारी का एहतमाम फरमाते, और हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ से जो हुजूर के पाकीज़ा असहाब थे उनकी ज़िंदगियों में भी एक तरबियत का अंसर आना शुरू हो जाता है, और वो भी अपने मामलात को उसके हिसाब से। उसका सबब ये है कि ये एक ऐसा अजीम शान महीना है कि जिसकी निस्बत और ताल्लुक़ से जो इसकी 2 बुनियादी जहतें हैं, यानी एक रोज़ा और एक कुरान हकीम, इन 2 मुनफरिद जो दीन इस्लाम की बहुत बुनियादी शायर हैं, बहुत बुनियादी रुकन हैं, उनका
बुनियादी हवाले हैं उनका इस रमज़ान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यानी आप इस महीने की फजीलत का अंदाज़ा ये लगाएं कि 12 महीने इस्लामी महीने जो दुनिया भर के अंदर राइज हैं और अरबों के यहाँ तो ये न जाने कितनी सदियों से राइज थे, इनमें 11 महीनों के नाम जो हैं वो इंसानों ने रखे और इन 11 में से भी एक रिवायत के मुताबिक 7 या 8 महीनों के नाम जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कबीला बनु जरम की शहज़ादी जिनके साथ उनका निकाह हुआ, उन्होंने इन महीनों को इन नामों से पुकारना शुरू किया और गोया ये महीने इस नाम से जो हैं वो राइज हो गए। लेकिन ये जो रमज़ान है ये एक ऐसा अजीमुशान महीना है कि 11 महीनों के नाम इंसानों ने रखे हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहकर पुकारना शुरू किया और फिर इसे लोगों की ज़ुबान पर राइज फरमाया, क्योंकि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने इस महीने को रमज़ान कह के पुकारा है। और आप समझ सकते हैं कि आलम अरवाह में जिस वक्त अल्लाह ने इसे शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान की आयत को कायम फरमाया, उस वक्त मखलूक़ात में कोई भी मौजूद नहीं था। गोया इस महीने को सबसे पहले इस नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा, तो इसकी फजीलत में ये भी एक 4 चांद जो है ना वो इजाफा होता है। और फिर इस रमज़ान का मफहूम जो है, आप ये देखें, रमज़ान का मतलब होता है किसी चीज़ को जला देना। इसका मतलब क्या होता है, मैं आज इसकी तफसीर पढ़ रहा था तो मुझे एक इसमें खुशगवार और नुकता मुझ तक पहुंचा और मैं चाहूँगा कि हम अपने सामीन और नाजरीन को उसमें शरीक करें। रमज़ान किसी चीज़ को इस तरह जलाना होता है कि उसकी जो फजूलियात हैं, जो उसकी इजाफत है वो ख़त्म हो जाए और गोया वो असर नौ दोबारा से फिर फूटना शुरू हो जाए, यानी वो उसको ज़ाया नहीं करता। इस जलाने का मतलब ये होता है कि उसकी जो इजाफत है, जो इजाफी चीज़ें उसके साथ हैं, जो आलाइशें हैं, उससे उसको पाक कर दिया जाए और उसे एक मौका फराम किया जाए कि वो दोबारा से फिर फूटना शुरू हो जाए। तो ये जो रमज़ान है हकीकत में इंसान को बुराइयों की जो कसाफत उसके माहौल में, उसके मिजाज में, उसकी शख्सियत में दाखिल हो जाती है, गोया ये उसका मौका है कि वो आपके ऊपर से वो कसाफत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो जो एक गफलत की चादर आप पे पड़ी, आप उससे बाहर निकल आएँ और आपकी असर नौ दोबारा से नशो नुमा होना शुरू हो, आपका अपने रब के साथ ताल्लुक़ गहरा होना शुरू हो, आपका अपने रब के साथ वो जो आपकी अपनी गफलत की वजह से एक फासला बन गया है, उस फासले को कम किया जा सके और बंदा अपने रब के करीब होना शुरू हो। डॉक्टर तारिक, मैं इसी बारे में बात करना चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा होता है कि हम सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखने की हद तक होते हैं या सिर्फ खाना ना खाने की हद तक होते हैं कि हम लोगों ने बस ये कि फाका है, उस सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, ना कि वो अपने सब्र का कहते हैं ना उस पर फोकस करें, अपने गुस्से को काबू में पाएं। बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तारी के टाइम पे ट्रैफिक में बहुत ही गुस्से में होते हैं या पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को जो अपने मामलात पर, अपने मामूलात पर गोया एक कंट्रोल नहीं करता, उससे इस रोज़े से जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, हुजूर फरमाते हैं कि उसे इस रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के और कोई हासिल नहीं होता। उसका सबब क्या है? कुरान हकीम की जिस आयत में अल्लाह रब्बुल कुरान क्योंकि कामिल कलाम है और ये अपने अंदर मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई रखता है, ये किसी चीज़ को उलझा हुआ नहीं छोड़ता, इतनी वजाहत और सराहत से बयान करता है कि किसी दर्जा इल्मी का आदमी, किसी उम्र के हिस्से का आदमी जब कुरान को पढ़ता है तो उस पर एक ख़ास दर्जे की तफ़हीम उस तक पहुंचती है, उसे उसका मतलब समझ आ रहा होता है। जी बेशक आपने बिल्कुल सही कहा, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। और इसकी सबसे बड़ी दलील आप ये देखें कि जिस आयत के अंदर अल्लाह कुरान हकीम की जिस आयत में फ़र्जियत रोज़ा का हमें ख़बर देता है और पैगाम देता है ना, उसी में मकसदियत रोज़ा जो है वो भी बयान कर दी गई है। यानी अल्लाह ने कुरान में कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, यानी फ़र्जियत का हुक्म हुआ आप तक और मुझ तक ख़बर पहुँचा। और फिर अल्लाह ने बताया कि ये कोई ऐसा अमल नहीं है जो सिर्फ आप कर रहे हैं, आपसे बहुत पहले लोग जो हैं उन पर भी ये बहुत सी पहली उम्मतों के ऊपर भी रोज़ा अपनी अपनी हैसियतों में, अपनी अपनी हालतों में फ़र्ज़ किया गया था। अच्छा, हम पर क्यों फ़र्ज़ किया गया और हमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ क्यों किया गया? इस सारे का सबब एक ही है, इसके पीछे मकसद एक ही है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह गोया ये पैगाम देना चाहता है अपनी कलाम मुक़द्दस के अंदर कि अल्लाह को मेरे और आपके भूखे प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना अल्लाह का वो मकसूद है कि उसकी मखलूक भूखी और प्यासी रहे। अल्लाह ये कहता है कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब तकवा क्या है?
तकवे का मतलब ये होता है कि एक तो गुनाह से एहतियात करनी है, अपने आप को परहेजगारी का जिसे हम उर्दू में उमूमी मतलब लेते हैं, लेकिन तकवे का एक मतलब जो है वो गुनाहों के ख़िलाफ़, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ होने वाली, सूफिया ये कहते हैं तकवे का एक मफहूम ये है कि अपने आप को अपनी मिजाज से हटकर चीज़ों के लिए कवी करना, यानी अपने आप को बर्दाश्त के लिए आमादा करना, अपना ज़ौक़ और आपकी जो तरबियत है, ये जो आपकी फ़ितरत है, उससे हट के अगर कोई मामला आपके सामने आए तो उसे बर्दाश्त करना जो है वो भी यकीनन उसका हिस्सा होता है। हम ये समझते हैं कि रोज़ा जो है ये सिर्फ़ आपके मैदे का रोज़ा नहीं है, रोज़ा सिर्फ आपके मुंह का रोज़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। आपकी आंख जो है उसको भी उस एहतियात से गुजरना चाहिए जो रोज़े के तकाज़े हैं कि वो किसी ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत का हिस्सा ना हो। आपकी समाज जो है वो इस तरह की पाक होनी चाहिए कि जिसमें कोई गीबत और लोगों के बारे में कोई ऐसी नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर दाखिल ना हो। आपकी ज़ुबान जो है वो इस अंदाज़ में होनी चाहिए कि उसके अंदर से कोई गीबत, कोई बुराई, कोई गाली, कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात जो लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनती हो, वो जो बोतान का बायस बनती है, वो दूसरों की ज़िंदगी में नापसंदीदगी का बायस बनती है, दिल आज़ारी का बायस बनती है, उससे अपनी ज़ुबान को भी बचाना है। गोया आपका हाथ, पाँव, पूरा जिस्म जो है वो अल्लाह की अताअत में इस अंदाज़ में, उसका मेयार ही ये है कि ये दूसरे लोगों के लिए आपको सरापा खैर बनने की तरबियत है। गोया ये जो 30 दिन हैं ये ज़ाहिरी तौर पर तो एक माहौल है, और ये माहौल इसलिए अल्लाह हमें फ़राहम करता है ताकि हम इज्तमाई तौर पर अपनी इस्लाह का इस अंदाज़ में एहतमाम करें कि हम गोया दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा रसां बन सकें। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे कि जो ये कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा है और जैसे ही रोज़ा रखते जाते हैं तो पहले घरों में जो है घर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाता है, गोया सबको खबर हो जाए कि आज फलां साहब ने रोज़ा रख लिया, लिहाजा आप सब ने उससे बच के रहना है। हालांकि रोज़ा रखने वाला आदमी जो है वो तो अपने गिरदो पेश के लिए सबसे महफूज और ईजी आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ रोज़ा रखते ही हम एक अजीब तरह की मुश्किल कर देते हैं दूसरे पे कि आज रोज़ा है तो हमसे ये चीज़ नहीं हो रही, हमसे ये काम नहीं हो रहा। हमने उसको नफ्सियाती तौर पे अपने ऊपर ऐसा सवार कर लिए गोया हम अपने पूरे घर पर, अपने गिरदो पेश के माहौल पे और पूरे मुआशरे पर एहसान कर रहे हैं रोज़ा रखते हुए। हालांकि रोज़ा जो है वो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज का नाम है। देखिए ना, दुनिया में जितनी इबादतें बाकी हैं वो सारी ज़ाहिर की इबादत हैं। एक आदमी नमाज पढ़ता है तो बहुत से लोग उस पर गवाह हो सकते हैं, एक आदमी हज करता है तो हज़ारों लाखों लोग उसके गवाह हो सकते हैं, इसी तरह ज़कात देता है तो बहुत सारे लोगों की नज़र में होता है कि एक शख्स ने कार खैर किया है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि ये एक ऐसा खूबसूरत इबादत पर मबनी राज है जो सिर्फ बंदे और उसके माबूद के दरमियान होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खबर बशारत पहुँचाई। अल्लाह कहता है ये रोज़ा मुझे इतना मकबूल है, इतना पसंदीदा है कि इसका अजर जो है वो सिर्फ जिस तरह ये इबादत मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है, इसी तरह इस इबादत का अजर जो है वो भी मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है। गोया जो आदमी जिस दर्जे इखलास पर जाकर इस रोज़े को इख्तियार करता है, जिस आला दर्जे की कोई शख्स एहतियात के साथ इसके तकाजे पूरे करने की कोशिश करता है, अल्लाह के यहाँ अजर का दर्जा जो है वो इसी तरह बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए मेरे अल्लाह ने ये बशारत दी है कि रोज़े का जो अजर है उसका तायुन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है। वो कहता है मैं रोज़े क़यामत जब मेरा बंदा मेरे सामने पेश होगा तो मैं उसके रोज़ों के तनाजुर में उसके अजर का तायुन खुद फरमाऊँगा। तो ये इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी अजीम शान इबादत है। और इस रोज़े का मतलब सिर्फ फाका ही नहीं है, बर्दाश्त है, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमें मिलते हैं। लेकिन आदतों को बदलना, अपने अंदर टॉलरेंस क्रिएट करना, ना सिर्फ अपने मज़हब के लोगों के लिए बल्कि बाकी मज़हब के लोगों के लिए भी। और इसी बारे में हम गिलगित बल्तिस्तान की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1000 साल पुराने और तारीखी गणेश सेटलमेंट के बारे में जानते हैं रशना इकराम की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, और ये जो सेगमेंट है डेली स्पॉन्सर्ड है बाय SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है गिलगित बल्तिस्तान में, ना कि सिर्फ मोबाइल सर्विसेज के लिए बल्कि इंटरनेट, TV और कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करिए। तो आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान आज हुंजा पहुंची, डिस्ट्रिक्ट हुंजा के पुरानी गांव गणेश। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी गणेश की खूबसूरत ये कि 1000 साल पुरानी आबादी है, 1000 साल पुराना ये इलाका है। इसकी तारीख़ के लिहाज से हम आपको बताते चलें, और इसकी तारीख़ ना मैं सिर्फ बताऊँगी, मेरे साथ बहुत अच्छी शख्सियत हैं जो किस तारीख़ के आपको ये बयान करेंगे। इनके साथ चलते हैं।
ये बसल आई गेस, ये क्या है बसल? बसल ताकि मौसम सरमा में या मौसम गर्मा में बारिश का पानी यहाँ जमा ना हो। ठीक तो ये एक घर है। तो कदीम ज़माने में इस तरह के घर हुआ करते थे, इनके दरवाजे बहुत छोटे होते थे। उसकी वजह यह है कि कदीम ज़मानों में ये रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा था। आज के दौर में भी आपको पता है कि रात के वक्त जब आसमान साफ हो जाए, खुसूसन जनवरी के महीनों में -15-16 तक यहाँ टेम्परेचर गिर जाता है। अब तो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर बहुत पीछे गए हैं, रिट्रीट कर चुके हैं। अच्छा, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला मसला भी है। तो इसके बावजूद -15-16 तक टेम्परेचर गिर जाता है। ये जगह कदीम ज़माने में चौपाल हुआ करता था इस गाँव का। जी, चौपाल में आप चौपाल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इजाफी चीज़ ये थी कि मौसम सरमा में यहाँ पे 2.5 महीने मुसलसल म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। तो क्योंकि दिसंबर जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक ये इलाका यकबस्ता होता है, तो कोई कामकाज नहीं होता था। जब ज़मीनें फ्रीज हो जाती थी तो इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था। बिल्कुल, एससीओ बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। और जहाँ हम दूसरे रिलीजन्स की बात करते हैं, हम टॉलरेंस की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड डॉक्टर तारिक मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना एक ऐसा है कि जिसमें हम वो कहते हैं ना कि आपको वैसे भी ज़िंदगी में किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी डिफरेंट कम्यूनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और रिलीजन के लोग हैं। अगर हम उनको खाते हुए देख लेते हैं तो हम उनको भी जज कर जाते हैं। फ़ौरन से हमारा परसेप्शन होता है कि उससे रोज़ा नहीं रखा। तो हमारा रोज़े रखने का और इस महीने का मेजर एक एम ही है कि हम अपने अंदर टॉलरेंस डालें, अपने अंदर सब्र डालें और जज ना करें अगले को। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ये बड़ी अहम और बुनियादी बात है। मैं समझता हूँ एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर मुसलमान मौजूद हों और बिलखुसूस ऐसी मुमलिकत जिसके अंदर एक बड़ी गालिब और वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की हो और बहुत थोड़ी तादाद के अंदर नॉन मुस्लिम्स मौजूद हों, वहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाना चाहिए कि हमारे रवैयों की वजह से हमारे साथ जो दूसरे गैर मुस्लिम बहन भाई रह रहे हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल रोज़े का यकीनन बड़ा अजीम शान अजर है और ये बड़ी अजीम फजीलत वाली इबादत है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान हमारे ज़हन में रहना चाहिए हर वक्त। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी शख्स की दिल आज़ारी है, खा वो मुसलमान की हो या वो दिल आज़ारी गैर मुस्लिम की हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये दीन रहमत जो है वो किस दर्जे पे इंसानों के एहसासात और उनका जो शख्सी इकराम है, एक शख्सियत के तौर पे, एक फ़र्द के तौर पे जो उसका मुआशरे के अंदर हैसियत है, एहतराम है और वक़ार है, उसका किस दर्जे पर ख्याल रखता है। और फिर हुजूर ने ये फरमाया कि मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है कि वो किसी के बारे में बदगुमान हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो किसी के बारे में बगैर किसी मजबूत जवाज़ के बदगुमान होना शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ आप देखें ना, जैसे आपने बड़ी सही और बड़ी अमली सूरत जो है हमारे सामने पेश की है, हम सबको इस पर जज्बाती होने की बजाय बड़े ठंडे दिमाग के साथ सोचना चाहिए कि जिस तरह ये रमज़ान बुनियादी तौर पे जहाँ पर अल्लाह की रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, अल्लाह की जो नेमतें हैं उनकी तवज्जो अल्लाह की मखलूक की तरफ मबजूल होती है, वहाँ ये खुद एहतसाबी का महीना भी है। हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी और इज्तमाही ज़िंदगी के अंदर भी जो खामियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी खामी जो है वो बदगुमानी की है। हमारे यहाँ ये एक अजीब मामला है। आप देखिए हमारा उमूमी रवैया ये बन चुका है मुआशरे का, मुझ समेत हम सब की कमो बेश ये हालत है कि एक शख्स जिसके साथ हमने 20-25 बरस 30 बरस अपने एक मोहल्ले में, एक इलाके में, अपने स्कूल में, कॉलेज में अपने साथ गुजारे होते हैं, इवन अपने रिश्तेदारों के साथ जितना हमारा एक मुस्तकिल राब्ता रहा होता है, कई बरसों पर मुहित होता है एक ताल्लुक, हम वो कई बरसों की जो उसके बारे में एक इमेज होता है और राय होती है उससे पस मंज़र में डाल देते हैं और एक लम्हे के लिए
किसी अजनबी ने अगर उसके बारे में कोई बदगुमानी हम तक पहुंचा दी है या उसका कोई एक अमल हमें ऐसा लगा जो हमारी तवक्को के खिलाफ होता है, हम उसके एक एक्ट की बुनियाद पर या उसके बारे में किसी एक अफवाह की बुनियाद पर, जो खबर भी नहीं होती बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात वो खबर नहीं होती है, वो कोई बदगुमानी होती है, वो कोई एक र्यूमर होती है, उस अफवाह की बुनियाद पर हम इतने बरस का जो उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज होता है उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और न सिर्फ ये कि मैं खुद अपनी ज़ात में उसके बारे में बदगुमान होना शुरू हो जाता हूँ, बल्कि अगले दर्जे पे बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर उसकी तस्दीक किए, बग़ैर उसका जवाज़ जो है ना उसको तलाश किए कि इसके पीछे क्या सबब हो सकता है, इसकी ज़ाहिरी हालत का इसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीजनिंग तक पहुँचे बगैर मैं खुद भी बदगुमान हो जाता हूँ और मैं अपने और उसके जितने मुश्तरका दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, सब तक ये खबर पहुँचाना अपना फ़र्ज समझना शुरू कर देता हूँ कि उसकी वो खामी जो है वो लोगों को बयान करना शुरू कर दें। डॉक्टर तारिक, जैसे आप ये इस बारे में बात करें, उस बारे में एक ये बहुत हमारी सोसाइटी में अब कॉमन होता जा रहा है कि अगर रमज़ान के स्पेसिफिक महीने में अगर कोई इंसान नमाज, रोज़ा या हर चीज़ की पाबंदी इख्तियार करता है, अगर लड़कियां हैं दुपट्टे, हिजाब या कोई इस महीने के लिए स्पेसिफिकली करता है, तो लोग उनको भी बहुत जज करते हैं कि तुम 11 महीने ऐसे रहते हो और इस एक महीने तुम्हारा रूप बदल जाता है, तो हम इतनी नेकी करने वाले को भी हम उतनी भी नहीं करने देते। तो आपका क्या ठीक है इस बारे में? बस ये बिल्कुल उसी बात का दूसरा पहलू है कि जैसे हम किसी के बारे में बदगुमान होने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करते और एक लम्हे की भी देर नहीं करते, एक लम्हे का गौर फिक्र नहीं करते और फ़ौरन न सिर्फ खुद बदगुमान हो जाते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों तक इस बदगुमानी को पहुंचाने का ज़रिया बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स हमारी ज़िंदगी जिन लोगों पर हम साल भर तनकीद करते रहते हैं, ये बड़ी अहम बात है, यानी जिन लोगों और जिन शायर के हवाले से, जिन आदात व अतवार के हवाले से हम साल भर तनकीद करते रहते हैं कि जी लोगों की ज़िंदगी में ये कमी है, इनके यहाँ ये एहतियातें मौजूद नहीं हैं, इनके यहाँ ये इस्लामी तकाज़े मौजूद नज़र नहीं आते हैं, हम तनकीद करते हैं ना, साल के बाद रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल फराहम करता है कि मुझ जैसा जो दुनियादार आदमी है वो भी दीन के करीब होना शुरू हो जाता है, वो भी किसी दर्जे पे दीन की वो जो खूबसूरतियाँ उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर देता है, अपनाना शुरू कर देता है। अब हम ये भूल जाते हैं कि हम 11 महीने इन्हीं बातों की बुनियाद पर इन लोगों को हदफ तनकीद बनाते रहें, इनके बारे में नेगेटिविटी क्रिएट करते रहे। अब जब अल्लाह उनको तौफीक दे रहा है और वो उसके करीब होते जा रहे हैं, गोया वो उस एक मश्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो बाद में मुस्तकिल आदत भी बन सकती है और जो अगले 11 महीनों पर जिसका असर जो है वो जा सकता है। हम 11 महीने तनकीद करते हैं और जब कोई शख्स उस तरफ आने लगता है तो हम उसके सामने एक ताने के तौर पर, तंज के तौर पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि भाई तुम 11 महीने तो उस तरह मातूब रहे, हमसे लान तान वसूल करते रहे क्योंकि तुम उसके करीब नहीं थे। अब तुम खैर के करीब हुए हो तो तुम्हें रियाकारी का ताना मिलना शुरू हो जाएगा, खुद साख्ता नेक बनने का दावा जो है ना वो एक ताना मिलना शुरू हो जाएगा। गोया ये वो गुरूर। जी हाँ, ये असल में ये मैं आपसे अर्ज करूं कि असल में इसके पीछे वो अपनी नेकी का तकब्बुर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम अपने आप को बेहतर और दूसरों को दीन के मामले में हकीर समझते हैं, सो जैसे ही कोई शख्स हमें लगता है कि पहले तो इस बुनियाद पे लान तान का शिकार होता है और फिर जब हम देखते हैं कि यही बंदा दीन की तरफ आना शुरू हो गया, बेहतर होना शुरू हो गया, तो हम उसको शर्मिंदा करना शुरू कर देते हैं, उसे तंज करना शुरू कर देते हैं। गोया बराह रास्त में अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि हम उन्हें बाकायदा तौर पर डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। भाई अल्लाह ने खैर की ये खूबी रखी है कि जिस वक्त इख्तियार किया जाए ये उसी वक्त अपनी रोशनी अता करना शुरू कर देता है। इंसान जिस वक्त जागता है उसी वक्त उसकी सवेर हो जाया करती है। तो जो आदमी जिस वक्त दीन के करीब आना चाह रहा है, खैर के करीब आना चाह रहा है, और मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग दीन की तरफ इस महीने के माहौल से मुतासर होकर आते हैं, ये बड़ी नेकी और ख़ूबसूरती वाली बात है। मुआशरे को उन लोगों की, उन नौजवानों की बिलखुसूस बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए जो दीन की तरफ आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद हम देखते हैं, हमारा मुशाहिदा है, हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने के आगाज़ पर अपने आप को तब्दील करने का इरादा करती है, खुद एहतसाबी का इरादा करती है। जहाँ आप अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, उसके अपना एक खैर और ख़ूबी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपने मामलात और मामूलात के अंदर भी तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम बेहतर अंदाज में रमज़ान के वो जो समरात हैं, जो फ़वाइद हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि रमज़ान न सिर्फ हमारे ज़ाहिर को बदलने का एक बेहतरीन मौका है अल्लाह की तरफ से, बल्कि इससे एक दर्जा आगे जाके हमारा जो बातिन है, जो हमारा इनर है, उसको भी तब्दील करने का एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। हमें बहुत इनफरादी दर्जे पर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमारे घर के अंदर, मैं इस वक्त नौजवानों से बिलखुसूस मुखातिब हूँ, क्या हमारे घर के अंदर जो हमारा माहौल है
उसमें हम अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर के दीगर अफराद के लिए रहमत का, राहत का ज़रिया बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? क्या सिर्फ रोज़ा रख लेना, गोया खाने पीने से गुरेज कर लेना जो है ये रमज़ान का हक अदा करने के मुतरादिफ होगा? यकीनन नहीं है। इससे एक दर्जा आगे जाकर अपनी आदात अतवार को भी रीअरेंज करना चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए। और ये जो दिन है रमज़ान से पहले के 2-4 दिन, इनमें कुछ वक्त अपने लिए तन्हाई में निकालें और उसमें बहुत ठंडे दिमाग के साथ बैठें, क्योंकि इंसान से बेहतर कोई अपनी खामियों से वाकिफ़ नहीं होता। पूरी दयानतदारी से अपना तजिया कीजिए और देखें इस रमज़ान के 30 दिनों में मैंने वो कौन सी 30 खामियां हैं जो मेरे मिजाज का हिस्सा बन चुकी हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का ज़रिया बनती हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे मोहब्बत के, हुर्मत के, कुर्बत के रिश्ते जो हैं वो मुतासिर होते हैं, वो गोया वो ज़ख्मी होते हैं मेरे उन रवैयों से। मैंने उन आदात को, उन 30 आदात को बाकायदा एक लिस्ट बनाए और रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो आपके अंदर खामी है, कजी है, कमी है, उसको दूर करना शुरू करें और एक कोई ना कोई पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब रमज़ान इख्तिताम पर पहुंच रहा होगा तो आपको खुद अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि आपके अपने मिजाज के अंदर एक खूबसूरती पैदा होना शुरू हो जाएगी, बल्कि एक अगले दर्जे पर आपके गिरदो पेश में जो लोग मौजूद हैं उनकी ज़िंदगियों में भी इसकी राहत जो है वो पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो रमज़ान गोया एक मौका है अपने आप को दुरुस्त करने का, अपनी इस्लाह करने का, अपने आप को नेकी के करीब करने का और बुराइयों से दूर करने का। बिल्कुल, डॉक्टर तारिक शरीज़ादा ने बहुत अच्छी बात की है कि इंसान सिर्फ ऊपर बनावटी चीज़ों में ना पड़ा रहे, कि आप अपनी इनर पे वर्किंग करें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपने इखलाक को अच्छा करें, अपने अंदर सब्र लाएं, अपने अंदर टॉलरेंस लाएं, बाकी रिलीजन्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए काम आए, ना कि सिर्फ रोज़ा रखें अपनी ज़ात के लिए, अपनी चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए अमली तौर पर आप अपने अंदर चेंज लेकर आएं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात और आपकी इजाज़त से आपके सामीन तक समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी पहुँचाने वाली, वो ये है कि जिस वक्त आप इफ्तार और सहर का इंतज़ाम करें तो उस वक्त अपने गिरदो पेश में जो लोग मौजूद हैं उनके उन घरानों पर भी नज़र रखें। अपने अजीज़ व अकारिब के बारे में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ, क्योंकि एक वज़ादारी की वजह से हम अपने अजीज़ व अकारिब से अपनी परेशानियाँ नहीं शेयर कर पाते, एक हिजाब होता है। तो इससे इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि वो लोग हमें आके अपनी परेशानी और मुसीबत बताएं, अपना दुख हम तक पहुँचाएँ। हमें खुद एक कदम आगे बढ़ते हुए मदद के अंदाज में नहीं, तोहफे के अंदाज में, हदिये के अंदाज में उन तक आसानी पहुँचानी है। शायद ये रमज़ान मनाने का, रमज़ान का एहतमाम करने का सबसे बेहतरीन सूरत हो सकती है, बेहतरीन तरीका हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने कि हम लोगों को अपने इर्द गिर्द सबसे पहले देखना चाहिए कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और उन सब चैरिटी पे बहुत वर्क करना चाहिए। रमज़ान बेसिकली है ही खुशी जो हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। अगर हमारे घर कुछ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बहन भाई या किसी और के घर कोई भी इवन एक्सटर्नली ये ना हो कि सिर्फ आपकी टेबल भरी हुई, आपकी इफ्तारी पे सब कुछ है, आपकी सहरी में आपके पास खाने की चीज़ें मौजूद हैं। आप इर्द गिर्द देखिए जिन लोगों को ज़रूरत है। कुछ लोग शायद इतने सफ़ेद पोश हैं जो कह नहीं सकते, तो आप उनके काम आए। एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शरीज़ादा कि आप शो पे आए और आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से सलाम पेश करते हैं ऐसे सीरत स्कॉलर्स को जो हमारे पैनल के थ्रू इतने अच्छी बातें तमाम मुसलमानों तक पहुँचा रहे हैं। और इसी के साथ हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे, तो आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल पर ही सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उसके साथ साथ नात ख्वान हैं और बहुत सारी जगह पर इनको इस बात से अवार्ड्स भी मिले हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान आरिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने नात ख्वानी कब से स्टार्ट की, पहले हमें ये बताएं आप। मैं जब से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की तो तब ही मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो स्कूल लेवल से ही मैंने अवार्ड लेना शुरू किए। तो उस वक्त होता था बोर्ड्स का कंपटीशन, तो मैंने पहले ऑल पाकिस्तान बोर्ड्स में पोजीशन ली, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी जो गोल्ड मेडल्स लिए और फिर ये सफ़र प्रोफेशनल लाइफ में अब जारी है साथ साथ।
बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ीशान, अगर आप हमें कोई नात सुना दें। जी बिल्कुल, ज़रूर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम जहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान की बात करते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान आपको बहुत खूबसूरत जगहें दिखाता है। रोज़ाना हर बार कोई ना कोई नई जगह हम डिस्कवर कर रहे होते हैं। हमारे ज़ीशान भट्ट हैं सीनियर प्रोड्यूसर, जो इस वक्त जनूबी पंजाब में एक शहर मियाँ चुन्नू पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इस वक्त वो रेल बाज़ार में मौजूद हैं और इनसे इस शहर के बारे में जानते हैं। आइए चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
एवरीवन, दिस इज दिशान और टीम डिस्कवर पाकिस्तान इस दफ़ा मौजूद है जनूबी पंजाब के एक इंतहाई पुरअमन और एक इंतहाई खूबसूरत शहर मियाँ चन्नू में, जो ज़िला हानेवाल की एक तहसील है। और इस शहर की जो तारीखी एतबार से भी ये शहर बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी जो तारीख है हज़ारों सालों पर मुहित है, जिनमें हड़प्पा है और तुलंबा है। इसके साथ साथ इस शहर का नाम हज़रत बाबा मियाँ चन्नू, जो एक रूहानी बुजुर्ग हैं और तकरीबन 700 साल से जिनका मज़ार यहाँ पर मौजूद है, उनके नाम पर इस शहर का नाम मियाँ चन्नू रखा गया। और ये शहर जो है सियासी एतबार से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। यहाँ पे बोदला फैमिली है, यहाँ पे कुरैशी फैमिली है और बाई फैमिली जो है मेनली जो है सियासत का हिस्सा है। इसके साथ मियाँ चन्नू का जो रेलवे स्टेशन है एक इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और सबसे खास बात जो है वो यहाँ पर सफाई बहुत खूबसूरत है और कई 100 दरख्त जो है इस रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। और अगर आपको कभी मौका मिले तो मियाँ चन्नू का रेलवे स्टेशन ज़रूर देखने आइएगा। इसके साथ ये एक बड़ा ही प्लान सिटी है। यहाँ के बाज़ार बहुत ही नराले बाज़ार हैं, यहाँ पर रंगीन बाज़ार हैं, खूबसूरत बाज़ार है, पुर रौनक बाज़ार है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर खुशी की बर्फ़ी है, जो एक बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी है। अगर आपको कभी मौका मिले लाहौर से मुल्तान ट्रैवल करने का तो मेन जीटी रोड मियाँ चन्नू पर टी चौक में ये मौजूद है। खुशी की जो बर्फ़ी है आप यहाँ से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। सो टीम डिस्कवर पाकिस्तान इस दफ़ा मियाँ चन्नू की जितनी भी अहम तारीखी और सकाफती चीज़ें हैं, इसके साथ यहाँ के खाने, यहाँ के बाज़ार, यहाँ की अहम शख्सियात और भी बहुत सारे हवालों से मियाँ चन्नू मशहूर है। तो हम बहुत जल्द आपको डिस्कवर पाकिस्तान पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं मियाँ चन्नू की। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। क्या बात है हिबा, डिस्कवर पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कोई जगह, कोई कोना पाकिस्तान का नहीं छोड़ा और पता है हम एक्सप्लोर ना करें। और मियाँ चन्नू का एक ये फैक्ट है कि वहाँ की एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत फेमस है और वहाँ की ज़मीन इतनी फर्टाइल है अबीरा कि वहाँ पे हमारी जो गंदम है कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़िशान आरिफ, अगर आप हमें अभी, क्योंकि शो का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो आप हमें कोई सूफ़ी कलाम सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। चूँकि अभी एक बुज़ुर्ग के नाम से मियाँ चन्नू एक शहर वाबस्ता है, तो मैं ज़रूर उसी निस्बत से एक कलाम पेश करता हूँ। ज़रूर। अव्वल हमद सना हर दा उस दा नाम चतारण वाला, हर मैदान ना हरदा उस दा नाम चतारण वाला, हर मैदान ना हरदा लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना, लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन
शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना दोवें हथी मैं आटा गुनिया ते आप में कीते पेड़े दोवें हथी मैं आटा गुनिया ते आप में कीते पेड़े औखे वेले मुहम्मद बख्शा ते कोई नहीं आंदा नेड़े औखे वेले मुहम्मद बख्शा ते कोई नहीं आंदा नेड़े माशाल्लाह ये हम आपसे पहले भी वैसे तो सुन चुके हैं, लेकिन जितनी बार भी सुने हमेशा ही एक उनकी आवाज़ में इतनी डेप्थ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम आज हमारे शो का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से सलाम पेश करते हैं इनको भी कि ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये नेमत हर किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ आज का हमारा हिबा शो का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल जो है रमज़ान स्टार्ट हो रहा है UAE और इस साइड पर, और देखते हैं कि हमारा रमज़ान कल से स्टार्ट होता है या परसों से, लेकिन इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अब कल inshallah with the same energy and some new guests. Inshallah we'll take up on the Ramzan transmission sooner. So you have to be in touch with us और आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।